तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अपनी 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर क्लास 10th विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आइए। तो यह है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसमें जो मैं प्रश्न लिया हूं ना, वो समझ लीजिए इतने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो प्रीवियस पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, जो कई वर्षों से लगातार पूछे जाते हैं, वो प्रश्न मैंने इस मॉडल पेपर में ले रखा है। तो ये एक मॉडल पेपर 2027 बोर्ड एग्जाम का, इसको रियल पेपर मत समझना कि ये रियल पेपर हो गया। रियल पेपर नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट पेपर है जो कि मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाया है। तो ये मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने कोड रखा है 824 सी के। इसका मैंने जो कोड रखा है वो 824 सी के रखा है। और ये मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। पेपर से पहले इस मॉडल पेपर को एक बार तो आपको तैयार करके ही जाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका विज्ञान का मॉडल पेपर, और वही कितने नंबर के लिए, 70 नंबर के लिए यह मॉडल पेपर बनाया गया है। कितने नंबर के लिए, 70 नंबर के लिए। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। जो टाइम आपके पेपर में मिलता है वही टाइम इस मॉडल पेपर में भी लिखा गया है। मतलब 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को सॉल्व करना होगा, जो कि 70 नंबर के लिए पेपर है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे निर्देश दिया गया। निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। देखिए एक एक करके बहुत डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। इस मॉडल पेपर को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है सबसे पहले सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश में पहला बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब है कि शुरू में आपको 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा, जब आपके पास पेपर आएगा, तो आप एक जरूर से काम कीजिएगा कि 15 मिनट का समय निकालकर उस पूरे के पूरे पेपर को एक बार पढ़ लीजिएगा। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। मतलब यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो आएगा सबसे पहले खंड अ और एक आएगा आप लोगों का खंड ब। चलिए जानते हैं कि खंड अ में क्या देगा। तो देखिए बोला यहाँ पे कि खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों, उपखंड क ख ग में विभाजित है। कहने का मतलब है कि खंड अ में भी 3 उपखंड रहेगा और खंड ब में भी 3 उपखंड रहेगा। 3 उपखंड इसलिए आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स के प्रश्न और साथ ही साथ केमिस्ट्री के प्रश्न और बायोलॉजी के, समझ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तीनों अलग अलग उपखंड बन के आते हैं इसमें। इसके बाद चौथा है कि प्रश्न पत्र के खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। कहने का मतलब है कि खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे कितने, तो टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। इनका उत्तर आप लोगों को ओएमआर शीट में करना होगा। देखिए लिखा है ना, ओएमआर शीट आपको अलग से मिलेगा, उसी में उसको रंगना होगा। आप नीले पेन का प्रयोग कीजिए या काले पेन का प्रयोग कीजिए, पेन आपका बॉल पॉइंट होना चाहिए। देखिए जेल वाली पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, जेल वाली करोगे तो उसकी स्याही फटने लगती है, जो कि बाद में आपका पेज जो है वो खराब हो सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्या है। अगला है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। बोला है कि एक प्रश्न जो है 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। कहने का मतलब है टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जो कि 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। किसमें, खंड अ में। यहां तक चीजें क्लियर है, किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले निर्देश की तरफ। देखिए अगला निर्देश क्या कहता है। अगला निर्देश है कि खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड अ में तो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न थे, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। कितने नंबर के लिए, 50 नंबर के लिए। 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आएगा। इसमें आपको 2 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न और 6 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 नंबर का या 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद है कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है और प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। कहने का मतलब है कि आपके विज्ञान में 3 खंड रहेगा, एक आपका क, इसके बाद ख और इसके बाद ग। ये आपका फिजिक्स का रहेगा, ये आपका केमिस्ट्री का रहेगा और ये आपका बायोलॉजी का रहेगा। तो कह रहा है कि अगर आपने खंड क कर दिया फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री करने जा रहे हो तो नए पेज से आप उसको लिखना प्रारंभ कीजिए। इसी तरह ग वाला बायोलॉजी करने जा रहे हो तो नए पेज से आप उसको लिखना प्रारंभ कीजिए। चीजें समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद लास्ट निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे के सारे प्रश्न करना कंपलसरी अनिवार्य है। तो यह था निर्देश। निर्देश पढ़ के पूरा का पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर बता रहा हूं आप लोगों को। पेपर यहां से स्टार्ट है, ध्यान से आप लोग समझना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया है खंड अ।
खंड अ में दिया हुआ है यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, और सबसे पहले आया उपभाग पहला। उपभाग पहला में रहेगा आपका फिजिक्स वाला प्रश्न। उपभाग में फिजिक्स का प्रश्न पूछा हुआ है, और टोटल देखिए 20 प्रश्न है, जो कि एक एक नंबर के हिसाब से कितना नंबर मिलेंगे, 20 नंबर। एक एक नंबर के हिसाब से कितने नंबर मिलेंगे, 20 नंबर मिलेंगे। अब ध्यान देना आप, प्रश्न संख्या पहला, प्रश्न संख्या पहला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न में ले रखा हूं। बोला है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। कहने का मतलब है कि यह आपका एक प्रिज्म हुआ, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है, आपको भी मालूम है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है, सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है, तो मेरे प्यारों जो होता है बैगनी रंग का। किस रंग का, बैगनी रंग का। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखो इसके बाद आ गया दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। अगर आंसर मालूम है तो तुरंत कमेंट करके बताना, अगर आंसर मालूम है तुरंत कमेंट करके बताना। देखो दूसरा क्या है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। ठीक है, कैसा दिखता है मेरे प्यारों, अगर आंसर मालूम तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दिखता है श्वेताभ की, रक्ताभ की, नीलाभ की, आपका कृष्णाभ। तो मेरे प्यारों जो रक्ताभ दिखता है, कैसा रक्ताभ दिखता है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसा रक्ताभ, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में यह प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा प्रश्न, देख लो तीसरा प्रश्न क्या है कि अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक प्रकाश की जो किरण है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस बिंदु से पुनः गुजरती है। किस बिंदु से पुनः वापस गुजरती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी बिंदु से गुजरता है। तो मेरे प्यार बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दर्पण का वक्रता केंद्र। कहां से, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरता है। चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न क्या है, इसको हम हटा देते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न आ गया आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 ध्यान से समझना। प्रश्न संख्या 4 क्या बोला है, प्रश्न संख्या 4 है कि किसी वस्तु का सीधा आभासी एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक आपका उत्तल, उसके बाद अवतल, इसके बाद आपका समतल, इसके बाद इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अगर आपको देखना है तो मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा लेंस होना चाहिए, तो होना चाहिए अवतल लेंस। क्या होना चाहिए, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस हमेशा आपका सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखिए उसको ध्यान से। अब स्टार्ट होगा आपका प्रश्न संख्या 5वां, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, देखिए यहां से स्टार्ट है प्रश्न संख्या 5वां। क्या बोला प्रश्न संख्या 5वां कि एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई होती है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई, तो विद्युत धारा की इकाई क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है कि ओम की वाट, तो हो जाता है आपका एम्पियर। विद्युत धारा की मापने की इकाई किस क्या होती है, एम्पियर होता है। ये बात आपको भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए कैसा, 1/3 हो जाता है कि आधा हो जाता है कि दोगुना हो जाता है कि आपका 3 गुना हो जाता है। कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोधों से कितने गुना ज्यादा हो जाता है, हो जाता है 3 गुना, 3 गुना ज्यादा हो जाता है। इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या देख लो 7वां। प्रश्न संख्या 7वां देखो क्या है, प्रश्न संख्या 7वां है, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, थोड़ा सा मैं नीचे करना चाहूंगा इसको, अब दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 7वां कह रहा है कि 7वां प्रश्न की एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा, सरल रेखीय होगा कि त्रिभुजाकार होगा कि चतुर्भुजाकार होगा कि आपका वृत्ताकार होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अब आया आप लोगों का उपभाग दूसरा। उपभाग दूसरा में किसका रहेगा क्वेश्चन? अब रहेगा केमिस्ट्री का। उपभाग दूसरा में किसका प्रश्न रहेगा? केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री वाले प्रश्न रहेंगे आप उपभाग दूसरा में। अब प्रश्न संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 8वां से। कह रहा है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल प्रश्न आता है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपके पास कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसका होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा इसमें दिख रहा है? बी वाला ऑप्शन, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लो। कह रहा है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। अब आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह, तो ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करें तो वो होता है आप लोगों का CO। क्या होता है? CO। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ गया आप लोगों का 10वां। प्रश्न संख्या क्या आ गया? 10वां। ध्यान से समझो कि जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। मतलब कह रहा है कि जो आपका जस्ता होता है जिंक, ठीक है, तो कह रहा है कि जिंक जो है वो HCl से अभिक्रिया करके, किससे? HCl से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करेगी। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से बताइए कौन सी गैस जो है उत्सर्जित करेगी। तो मेरे प्यारों जैसे मालूम है कि ये जिंक है, वो जिंक के साथ जिंक क्लोराइड बना देगा और आपका H बचा, मतलब हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? इसका सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिंक जो है HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। देख लो क्या है। अब बोला कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सिंपल प्रश्न है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपको भी मालूम है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन। अब उदासीन का पीएच मान कितना होता है? आपको भी मालूम है 7। कितना? 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 दिया है क्या? सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। अब प्रश्न संख्या बढ़ेंगे 12वें की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 12वां। प्रश्न संख्या 12वां क्या है कि अमलगम होता है। अब अमलगम क्या है? उपधातु है कि मिश्र धातु है कि यौगिक है कि आपका विषमांगी मिश्रण है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अमलगम होता है, तो अमलगम जो होता है वो एक कैसी धातु होता है? मिश्र धातु। अमलगम कैसा होता है? मिश्र धातु होता है, इसलिए बी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहां से भी आप लोगों का 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसमें जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया हो ना कि वो सारे के सारे एग्जाम में आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 13वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। अब इसमें से बताना है कि हाइड्रोकार्बन एल्कीन कौन है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन एल्कीन की अगर हम बात करें मेथेन, एथेन, एथिलीन की आपका एसिटिलीन, तो निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्कीन। तो मेरे प्यारों जो एथिलीन क्या हो जाएगा? एथिलीन। एल्कीन का भाग है एथिलीन। यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वें का से। अब क्या होगा? अब आएगा उपभाग आपका तीसरा। अब उपभाग तीसरा जो है वो बायोलॉजी वाला है। उपभाग तीसरा जो है वो आपका किसका आ गया? बायोलॉजी का आ गया। नोट कीजिए, अब बायोलॉजी वाला प्रश्न आ गया। मैंने कहा ना कि अलग अलग उपखंड बन के इसका आता है। बायोलॉजी वाला आ गया प्रश्न संख्या 14 कि द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। अब द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में कि युगलिना में कि आपका उपयुक्त में से, मतलब सभी। बताइए, कह रहा है कि द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है। तो मेरे प्यार जो पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, युगलिना में भी होता है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या? प्रश्न संख्या 15। देखो प्रश्न संख्या 15 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। कह रहा है कि अलिंद व नीले किस मानव अंग के भाग होते हैं। लो भाई, कह रहा है कि अलिंद व नीले किस मानव अंग के भाग होते हैं? हृदय के, यकृत के, कि आपका वृक्क के होते हैं कि मस्तिष्क के होते हैं? बहुत सिंपल प्रश्न है। कितने नंबर के लिए? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताइए किसके भाग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपके किसके हो जाते हैं? हार्ट के। किसके? हार्ट। हार्ट मतलब हृदय के। आपको मालूम कि हृदय में ही आपके
बाया अलिंद दाया अलिंद, बाया नीले और दाया नीले होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, मतलब हृदय के। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। पादप हार्मोन्स कौन नहीं है? ऑक्सिन की जिब्रेलिन की इंसुलिन की आपका साइटोकाइनिन। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका, कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। यहाँ पे पादप हार्मोन्स नहीं है ये पूछ दिया है, तो ये हो जाएगा आपका इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो पादप हार्मोन्स नहीं है, बाकी आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सब पादप हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रिमूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 देख लो क्या है। कह रहा है कि पुष्प के जनन अंग है। अब पुष्प के जनन अंग इन चारों ऑप्शन में इसको वाय, दलपुंज व पुंकेसर, कि दलपुंज व स्त्री केसर होता है, कि यहाँ पे पुंकेसर एवं स्त्री केसर होता है, कि स्त्री केसर एवं दलपुंज होता है। जल्दी से कमेंट कर बताइए कि पुष्प के जनन अंग कौन से होते हैं। तो पुष्प के जनन अंग की अगर हम बात करें तो हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। ये क्या है? पुष्प के जनन अंग होते हैं, कौन? पुंकेसर एवं स्त्री केसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या कहां आ गए हैं? 18 की तरफ देखिए। प्रश्न संख्या 18 कि मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विद्यालय से किया था। लो भाई, मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विद्यालय से किया था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, मद्रास विश्वविद्यालय से, कि यहाँ पे वियना विश्वविद्यालय से, कि पेरिस विश्वविद्यालय से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का वियना विश्वविद्यालय से। याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 18 का सी, कि मेंडल ने गणित और विज्ञान का अध्ययन किस विद्यालय से किया? तो वियना विश्वविद्यालय से। 19वां प्रश्न, मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन सा प्रभावी लक्षण है। लो भाई, इसमें बताना है कि मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन सा प्रभावी लक्षण है, यह प्रश्न दे दिया है, ठीक है। तो लंबा तना व झुर्रीदार बीज, यहाँ पे लंबा तना व गोल बीज, यहाँ पे दे दिया कि लंबा तना व हरे बीज पत्र, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन सा प्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी दोनों अलग अलग होते हैं। तो प्रभावी लक्षण पूछा है, मतलब कि लंबा तना और गोल बीज, ये प्रभावी लक्षण है। इसलिए बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का। क्लियर है? चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 20वां, बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न देख लो क्या है। बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न क्या देखो, कह रहा है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर ट्रॉपिक लेवल जो है बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, ठीक है। उत्पादक की द्वितीयक, प्राथमिक उपभोक्ता की आपका तृतीयक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं कौन? उत्पादक। यहाँ पे ए वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करा दिया। अब क्या स्टार्ट होगा, आप ध्यान से समझो। अब स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से खंड ब। यहां से स्टार्ट हो गया आप लोगों का खंड ब। खंड ब में रहेंगे आपके वर्णनात्मक प्रश्न, कितने नंबर के लिए? 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। सबसे पहले आएगा आप लोगों का उपभाग पहला। उपभाग पहला में आपके फिजिक्स वाला प्रश्न रहेगा। किसका? फिजिक्स का प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए प्रश्न यहाँ पे कैसे दिया है, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में दो प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 21 का पहला बोला है कि आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। तो आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं यह बताना है। कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए प्रश्न है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगर इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए सम्राट एकेडमी क्लास 10th, ठीक है। तो वहां पे मेरा लोगो आ जाएगा सम्राट एकेडमी वाला, उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए। या तो सबसे सिंपल तरीका है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप वहां से डाउनलोड कर लो, उसका सोल्यूशन पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं समझाइए, 2 नंबर। दूसरा प्रश्न इसका क्या है कि अपवर्तन के नियम लिखिए, 2 नंबर। देखिए दोनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर के हिसाब से आपको 4 नंबर मिलेगा। यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या है। प्रश्न संख्या 22 में भी 2 प्रश्न दिया है। एक तो दिया है पहला वाला कि आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो आंख की समंजन क्षमता से हम लोग क्या समझते हैं, 2 नंबर इसको मिलेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए, 2 नंबर यहां से। ये दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि इस बार आपके पेपर में आने वाले, दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार कर लेना। इसके बाद 23वां प्रश्न है, 23 का पहला कि ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए। अब भाई जानते हैं आप लोग कि ओम का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार भी बना दोगे तो भाई कम है, इस पे ट्रिपल स्टार भी बना दोगे तो कम है। इसके बाद इसका दूसरा है
कि विद्युतीय प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सूत्र सही समझाइए। तो श्रेणी क्रम संयोजन या तो समांतर क्रम संयोजन, यहां से तो भाई एक प्रश्न बनना अनिवार्य है, यहां से तो एक प्रश्न हर साल बनता है और इस बार भी बनेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला है प्रश्न संख्या यहाँ पे आ गया 24। प्रश्न संख्या 24 है। 24 का पहला कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है समझाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारों, प्रश्न आ गया जो कि किसी कीमत पे आप लोगों को इस प्रश्न को तैयार करना है। इसके बाद दूसरा है कि दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम क्या है समझाइए। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो प्रश्न आपको किसी हालत में तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो दो दो नंबर के हिसाब से 4 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे तीसरा क्या बोला है कि 2 ओम प्रतिरोधों के प्रतिरोधों से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध में प्रभावित धारा की गणना कीजिए। आपको भी मालूम है कि यहाँ पे H बराबर क्या होता है, I इंटू टी, ठीक है। अब I निकालोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे T, ठीक है। I निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका H अपान के T, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पे धारा, तो यहाँ पे I निकाल लीजिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, हीट कितना दिया है 100 जूल, ठीक है। और समय कितना दिया है यहाँ पे प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड का समय दिया है, तो यहाँ पे धारा क्या हो जाएगा 100 एम्पियर डायरेक्ट आ रहा है इसी तरह, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न क्या है, यहां से आ गया ना 2 नंबर। कह रहा है कि अगर वो प्रश्न नहीं करना चाहते हो, अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे टोटल कितना 3 प्रश्न दिया था कि पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्रतिरोध भी पूछा था, इसको तो हम भूल ही गए थे। उस क्वेश्चन में प्रतिरोध भी दिया, आर का भी वैल्यू दिया था। देखो आर का वैल्यू दिया था, सॉरी आर का वैल्यू यहाँ पे 2 ओम। इसके बाद यहाँ पे 100 जूल उष्मा, एच बराबर यहाँ पे 100 जूल दे रखा था, साथ ही साथ टी दे रखा था आपको 1 सेकेंड, ठीक है। और आपसे आई का मान यहाँ पे क्या किया था, पूछा था, ठीक है। हमने सोचा कि प्रतिरोध नहीं दिया है, लेकिन प्रतिरोध भी दिया था। तो अब यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला रखेंगे कि जिसमें तीनों का वैल्यू आ जाए, ठीक है, तीनों का वैल्यू आ जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। एक फार्मूला भी होता है यहाँ पे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यहां से आप चाहोगे तो निकाल सकते हो, ठीक है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी से आप चाहोगे तो यहां से I का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि H का वैल्यू दे ही रखा है, R का वैल्यू दे ही रखा है, T का वैल्यू दे ही रखा है, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ वही बोला है कि अगर ये तीनों प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके बोला है कि 3 प्रश्न नीचे दिए गए उसको कर लो। अगर वो नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 क्या 2 ही प्रश्न दिया है, 3-3 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिल जाएगा। जिसमें से पहला बोला है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर जो बल होता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी हालत में तैयार करना है। इसका सोल्यूशन चाहिए तो जाके मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, डीसी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से सारा का सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। दूसरा है कि सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का एक व्यवस्था आरेख बनाइए। 3 नंबर यहां से, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि आपको तैयार करना है। क्लियर है चीजें, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां से उपभाग दूसरा स्टार्ट हो गया। उपभाग दूसरा में अब किसके प्रश्न रहेंगे, केमिस्ट्री वाले प्रश्न रहेंगे। उपभाग दूसरा में केमिस्ट्री वाले प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। प्रश्न संख्या 25 बोला कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 नंबर, यहां से तो प्रश्न बनेगा भाई, संतुलित करने के लिए लिख के ले लो कि यहां से प्रश्न बनेगा। टोटल 4 प्रश्न दिया है। कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा नोट कर लो। इन चारों प्रश्नों को क्या करना है, संतुलित करके लिखना है। इन चारों के चारों प्रश्नों को क्या करना है, संतुलित करके लिखना है। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। और लिख लो कि 2027 में यहां से प्रश्न आ रहा है, 2027 में यहां से प्रश्न आ रहा है, जरूर से जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन आपको मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन पे। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 देखो क्या है। अब 26 में कितना प्रश्न दिया है, 2 प्रश्न दिया है। पहला तो बोला है कि रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाइए कि कॉपर की छड़ को हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। 2 नंबर, यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, ठीक है। यहाँ पे है 2 नंबर इसका। और यह वाला प्रश्न देखिए क्या है इसका दूसरा, कि निम्नलिखित आईयूपीएससी नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया है ए और बी, एक प्रश्न बनेगा, एक प्रश्न यहां से लिख लो कि 2027 में बनने वाला है। तीन का यूपीएससी नाम बिल्कुल आप लोगों को याद करके जाना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 देख लो क्या है। 27 है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। 6 नंबर मिलेगा, यहाँ पे 6 दिया है, नोट कर लो, 6 के 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये पूरा का पूरा आपको बताना है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। इस बात को ध्यान में रखना,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी 100% हमसे लिखवा लो कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे 2027 में पक्का, यहां से बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए बोला हूं कि इसको जरूर से जरूर आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगर वो नहीं कर पाते हो, अगर अभी संतुलित करने वाला नहीं कर पाते हो, तो अथवा करके दिया है कि आप 6 नंबर का ये कर सकते हो कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि साबुनीकरण क्या होता है, 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, अभिक्रिया, 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। विकृत गंधिता क्या होता है, 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। अगर वो नहीं प्रश्न करना चाहते हो तो ये वाला कर लेना। ये भी तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत तीनों इंपॉर्टेंट है जो कि तैयार करना है आप लोगों को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अब आ गया उपभाग तीसरा। अब आ गया उपभाग तीसरा। और उपभाग तीसरा में आप ध्यान दीजिए कि प्रश्न संख्या 28 क्या बोला है कि आहार श्रृंखला एवं आहार जल में ऊर्जा के प्रवाह की उदाहरण सहित आप लोगों को व्याख्या करना है। 4 नंबर मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 क्या है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आपके पास ऑप्शन 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है कि आहार श्रृंखला में सूर्य के प्रकाश का महत्व क्या होता है, कचरा प्रबंधन क्या होता है, और ओजोन परत के लाभदायक है या हानिकारक है, व्याख्या कीजिए। तो इन 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों पर टिप्पणी करना है, 2-2 नंबर के हिसाब से 4 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, जरूर से जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद आएगा प्रश्न संख्या यहाँ पे 30 कि जनन में विभिन्नता के महत्व पर एक निबंध लिखिए, कि जनन में विभिन्नता के महत्व पर एक निबंध लिखना है। 4 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 31वां प्रश्न कि पाचन क्या है, मानव में पाचन क्रिया का विस्तार से सचित्र वर्णन कीजिए। 6 नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को किसी कीमत पे इसको तैयार करना है। इस प्रश्न को अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि मानव शरीर में नियंत्रण एवं संयमन हेतु हार्मोन्स की भूमिका पर एक क्या लिखना है, आप लोगों को निबंध लिखना है। ये भी प्रश्न कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए। अब मेरे प्यारों से यह जो मॉडल पेपर था वो समाप्त हो गया। इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन अगर चाहिए पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके उसको निकाल कर बस पढ़ना होना है आप लोगों को, चारों की सिर्फ पढ़ के आप लोग ला दें नंबर अच्छा, तो आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहां से जाइए, रजिस्टर कीजिए अपना मोबाइल नंबर और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।